So the mother of all deal has been signed between India and European Union. And they say that there is no permanent friend and no permanent enemy in geopolitics. There is only permanent interest, and it is interest what have played here. इंटरेस्ट ही था जो अमेरिका ने पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट कंट्रीज को फंड करना स्टार्ट किया, इंडिया के ऊपर प्रायोरिटी में रखा। इंटरेस्ट ही था अमेरिका का जो उसने रशिया को सपोर्ट नहीं किया, यूक्रेन को सपोर्ट किया, लेकिन इसराइल को सपोर्ट किया, जबकि रशिया और इसराइल दोनों सेम ही चीज कर रहे हैं, है ना, देखा जाए तो। अब उसके साथ साथ इंटरेस्ट में यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने पोक करना स्टार्ट किया, किसको किसको, इंडिया को पोक किया, 50% टैरिफ लगाया, जिससे हमारे बिहार में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इफेक्ट हुई, सूरत में जो जेम्स एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्रीज चलती हैं वो इफेक्ट हुई, और फुटवेयर की इंडस्ट्री इफेक्ट हुई बिहार की। बहुत सारी जगह हम लोगों में दिक्कतें डाली इन्होंने। अब दिक्कत यह है कि 18% हमारा जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो यूएसए है, तो हमें उसका एक अल्टरनेटिव खोजना था। ये डील उसका अल्टरनेटिव बन के आएगा, क्योंकि जो यूरोप में अब सामान हमारे जो सस्ते हो जाएंगे, चीजें सस्ती हो जाएंगी। यूरोप एक बहुत रिच मार्केट है ना, वर्ल्ड का लगभग वन ऑफ द रिचेस्ट मार्केट जो कह सकते हो, अमेरिका के बाद यूरोप ही आएगा, अगर अमेरिका के ऊपर नहीं आएगा तो। ठीक है, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम यशराज शिव है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो जानेंगे कि ये नेगोशिएशन स्टार्ट कब से हुई, कब जाके ये फाइनलाइज हुआ। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, कुछ एग्जाम रिलेटेड फैक्ट। बहुत एग्जाम ओरिएंटेड ये सेशन रहने वाला है, शॉर्ट सेशन होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। लास्ट में हम लोग पीवाईक्यूज भी देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें यूरोप का क्या गेन है, इंडिया का क्या गेन है, इंडिया क्या क्या चीजों में गेन करेगा, यूरोप क्या क्या चीजों में गेन करेगा, और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है किसी भी यूपीएससी या वनडे एग्जाम के अराउंड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं जो सेशन स्टार्ट कैसे हो रहा था। कि 2062 से बातचीत करना स्टार्ट हुआ। उस समय यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, वहां से हम लोगों ने बातचीत स्टार्ट की, हमारा बातचीत स्टार्ट हुआ, हाँ भाई हम लोग ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। फिर 1994 में आके कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन होता है। फिर 2004 में आके हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भी एक साइनिंग कर लेते हैं एग्रीमेंट। उसके बाद फिर 2007 में फिर टॉक्स हम लोग बिगन करते हैं भाई साहब कि चलो मीटिंग वगैरह करते हैं, हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा। बट क्योंकि इंटरेस्ट मैच नहीं हो रहे थे, है ना, क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज है ना वो चाहती हैं कि फार्म सेक्टर ओपन हो, लेकिन इंडिया हमेशा से ही इस मामले में बहुत कंजर्वेटिव रहा है। इंडिया डज नॉट वांट टू ओपन इट्स फार्म सेक्टर, है ना, लाइक इतना तो नहीं करना चाहता। जैसे अमेरिका ने भी बहुत ज्यादा कंप्लेन की थी बीच में कि आप हमारे कॉर्न क्यों नहीं खरीद रहे हो, आप हमारे कॉर्न खरीदो। लेकिन अमेरिका में जो उगते हैं चीजें वो होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो कि इंडिया अवॉइड करता है ना। इंडिया में ये सब नहीं चलता है, तो इंडिया जानता है भाई अभी इसका पता नहीं है क्या नुकसान हो सकते हैं फ्यूचर में, तो इसको हम लोग नहीं अप्रूव करते हैं। और प्लस इंडिया अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है। हम सबको पता है कि कितनी बड़ी जनसंख्या, कितनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे यहाँ फार्म से रिलेटेड ही काम कर रही है। तो अगर उसमें भी मोनोपोली आ जाएगी, बाहर के लोग आकर डोमिनेट करेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली। उसके बाद 2020 में हम लोगों ने एक प्लान साबित रखा कि भाई हम लोग इंडिया यू रोड मैप लगाते हैं 2025 तक हम लोग को क्या क्या करना है। उसके बाद 2022 में फिर से एक बार ट्रेड के नेगोशिएशन स्टार्ट हुए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं। फिर लास्ट में आके 2025 नहीं 2026 में ये साइन होता है। कब? 27 जनवरी को अनाउंसमेंट आती है कि इंडिया और यू ने ये साइन कर लिया है, और 26 जनवरी को ईयू की जो प्रेसिडेंट थी काउंसिल की और कमीशन की भी, सब लोग आए हुए थे रिपब्लिक डे परेड में। वहीं उसके बाद वो साइनिंग हुई, 27 में अनाउंसमेंट हो गया कि 27 जनवरी को 27 कंट्रीज ने एक साथ इसको कर लिया है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो ईयू के बारे में जानना बहुत जरूरी है, कुछ चीजें एग्जाम रिलेटेड, क्योंकि यूपीएससी इसी तरह के क्वेश्चन पुट अप करती है कि जो चीजें चल रही होती है उससे रिलेटेड ना पूछ के उसके जो अथॉरिटीज होती हैं, है ना, जो बॉडीज होती हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। और फिर लोगों को लगता है अरे मैं तो करंट अफेयर पढ़ रहा था लेकिन मुझे तो आया ही नहीं। तो इस तरह से पढ़ना होता है। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन में जो प्रेसिडेंट हैं दो हैं। एक यूरोपियन काउंसिल के कौन है? अंटोनियो कोस्टा, जिन्होंने फ्लॉन्ट किया था अपना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का वो कार्ड, है ना, ये गोवा की इनकी रूट्स हैं। उसके बाद कमीशन में उर्सुला वॉन डेर लैन, ये हैं जो कि जर्मनी से हैं आई थिंक, है ना, उस नाम से लग रहा है। उसके बाद याद रखना कि ईयू जो फॉर्म हुआ था वो होता मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, जो कि 1993 में साइन हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल में है, बेल्जियम में है। इसके साथ साथ ईयू को 2012 में नोबेल प्राइज भी मिल रखा है। इसके साथ साथ इकोनॉमी इनकी जो जीडीपी है वो लगभग 22 ट्रिलियन डॉलर की है। अब 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई। जनसंख्या इनकी है 4.405 मिलियन, 405 मिलियन की जनसंख्या, या 4.5 बिलियन कह सकते हो।
उसके साथ साथ इनकी पॉपुलेशन हो गई, ये लगभग है 5.5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। 27 कंट्रीज हैं, जिसमें से 21 कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपना रखा है यूरो को एज अ करेंसी। अभी जो 21st कंट्री थी वो थी बुल्गारिया, इसने अभी इसी साल जनवरी में इसको अपनाया एज अ करेंसी यूरो को। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी हैं जो यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ के बाद तुम्हें बताता हूं मैं कि भाई इसको मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है। इसको मदर ऑफ ऑल डील इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगभग 2 बिलियन पीपल टोटल, क्योंकि हम लोग पता ना हम लोग 1.5 बिलियन लगभग पॉपुलेशन हम लोग की है। अभी तो हुआ ही नहीं, तो 2011 का आंकड़ा है, अभी तो हो सकता है हम लोग और भी ज्यादा हो चुके हों। तो 2 बिलियन पीपल है। उसके बाद 2 बिलियन पीपल में अमेरिका मतलब ये यूरोपियन यूनियन और इंडिया का कंबाइन ये बता रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ द फ्रेज वॉज यूज्ड बाय ऑर्सुला वॉन्डरलैंड, प्रेसिडेंट ऑफ द, ये तो मैंने बता ही दिया ना, इन्होंने ये फ्रेज यूज किया सोशल मीडिया पे। इसके पहले पीयूष गोयल साहब ने भी ये फ्रेज यूज किया था, क्योंकि इंडिया ने अभी तक कभी भी इतना बड़ा डील किसी के साथ साइन नहीं किया है ना। 2 बिलियन की पॉपुलेशन कुछ होती है भाई। इसके पहले हालांकि नाफ्ता जो कि साइन हुआ था बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा एंड मॉस्को, नहीं नहीं सॉरी मैक्सिको मॉस्को लिख दिया भाई, मैक्सिको के बीच में साइन हुआ था, है ना। इन तीनों के बीच में साइन हुआ था। इसके पहले ईयू जापान का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, बट इनमें से कोई भी ना इतनी बड़ी पॉपुलेशन कवर कर रहा है ना इतनी बड़ी इकोनॉमी कवर कर रहा है। बहुत खतरनाक लेवल का क्रेजी चीज हो गया भाई इंडिया के साथ, है ना। अब इसमें क्या क्या लिंक हो रहा है याद रखना कि वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी यानी इंडिया, जो कि सबसे बड़ी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनमें डेमोक्रेसी है। चाइना भी पॉपुलेशन है लेकिन उसमें डेमोक्रेसी नहीं है। तो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी, उसके साथ वन ऑफ द रिचेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक्स। जाहिर सी बात है यूरोप के बाद अगर देखा जाए तो यूरोप कह रहा हूं अमेरिका के बाद या अमेरिका के आसपास ही है, या तो अमेरिका से ऊपर ही होगा यूरोप, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है और बहुत पैसा है, इनके पास परचेसिंग पावर बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि अभी करंटली जो यूरोप और इंडिया के बीच में ट्रेड चल रहे हैं, अभी उसका क्या लिखा जोखा है ना, क्या चीजें चल रही हैं। सबसे पहले ये जान लो कि इंडिया लगभग 180 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब बिजनेस चल रहा है ना। उसके बाद इसमें से 8,000 यू जो 8 लाख यू जॉब्स को भी सपोर्ट मिलता है। ये भी याद रखना है कि ये जो 180 बिलियन हो गया है, ये 49 लाख करोड़ 49 लाख करोड़ था 2014 में। कितना 2014 में ये था 49 एलसीआर, और उसके बाद अभी अभी ये हो गया है लगभग 74 एलसीआर। अब ये जो 180 बिलियन है इसको इंडिया वाले करना क्या चाहते हैं, 180 बिलियन को 2032 तक, ये नहीं होता क्या 2032 तक क्या करना चाहते हैं इसको कि एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग टैरिफ्स इन वैल्यू ऑफ 96.6%, 2032 तक इसको डबल कर देना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये भी याद रखने वाली चीज है कि भाई ये लोग पूरा एलिमिनेट करना नहीं वाले हैं, 100% एलिमिनेशन नहीं होगा। याद रखना सीएपीएफ में एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आ रखा है कि क्या ऐसा होता है क्या कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब होता है तो जितने भी टैरिफ एंड टैक्सेस होते हैं वो कंप्लीटली हटा दिए जाते हैं ऑन फ्रॉम ऑल गुड्स। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी देख सकते हो कि 96.6% गुड्स भी ऐसे होंगे जिन पे टैरिफ वगैरह हटा दिए जाएंगे, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और ओवरऑल द टैरिफ रिडक्शन विल सेव अराउंड 4 बिलियन पर ईयर। अब ये सेविंग किसकी है, किसी एक पर्सन की सेविंग नहीं है, लेकिन नुकसान गवर्नमेंट का ही होगा, है ना। मतलब नुकसान इन द सेंस ऐसा नहीं होगा कि भाई डेफिसिट में चले जाएंगे हम लोग, लेकिन क्या होगा कि 4 बिलियन जो अभी तक मिल रहा था, जैसे कोई अमीर ज्यादा जब कोई गाड़ी खरीदता है 10 करोड़ की तो उसमें 5 करोड़ चला जाता है सरकार के पास, तो ये नहीं मिलेगा। कोई घड़ी खरीद रहे हो, यूरोप से क्या क्या चीजें आती हैं, घड़ियां आती हैं, चॉकलेट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है ना। हम लोग तो कई चीजें बेचते ही है ना, टेक्सटाइल वगैरह मिला के। अब इंडिया और यू का जो गुड का एक्सपोर्ट है, ये भी देख लो एक बार कि इस साल 2024 में क्या क्या हो रखा है। 2025 में देखो पेट्रोलियम सबसे ज्यादा, क्योंकि पेट्रोलियम पहले रशिया से यूरोप लेता था और जब वॉर स्टार्ट हुआ तो रशिया से नहीं लेना बंद कर दिया इन्होंने विरोध में। तो रशिया के सस्ते तेल हमने खरीदे, हमने अपने रिफाइनरीज में उन्हें रिफाइन किया और रिफाइन करके फिर उसको आगे पहुंचा दिया। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमने लगभग 30% कम रशियन ऑयल खरीदा है। जाहिर सी बात है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज प्ले करती हैं और सामने सीधे धमकी आ गई थी कि अगर आपने अब खरीदना कम नहीं किया तो हम आप पे टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देंगे, या वो क्या कहते हैं उसको सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर देंगे प्राइवेट कंपनीज में। तो रिलायंस का ये रिफाइनरीज हैं ज्यादा बड़ी बड़ी, तो उस पर इसलिए टैरिफ कम हो गए। उसके साथ साथ हमारे यहाँ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग भी अब
होने ही लगी है। टेक्सटाइल गारमेंट्स एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, जिसमें हमारा कंपटीशन बांग्लादेश से होता है, जिसमें इस ट्रेड डील के बाद बांग्लादेश विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ लीग, है ना। हम लोग एकदम उसको हटा ही देंगे भाई साहब, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि समझ रहे हो, जैसे 10% टैक्स लगता है अभी कपड़ों पे। अब जब इस 10% टैक्स नहीं लगेगा और बांग्लादेश को 10% टैक्स देना पड़ेगा, और इंडिया की क्वालिटी भी टेक्सटाइल में अच्छी है बांग्लादेश के मुकाबले, तो जाहिर सी बात है लोग हम लोग को प्रिफर करेंगे। जब प्रिफर करेंगे डिमांड बढ़ेगी, जो जो मार्केट बांग्लादेश के हाथ में है वो मार्केट भी इंडिया ले जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ मशीनरी कंपोनेंट्स भी हो जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, आयरन एंड स्टील हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद जम्स एंड ज्वेलरी, जो मैंने बताया था कि यूएस में तो भाई साहब सूरत वाले पे, जो सूरत में ही बनता है जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत बड़ा कारोबार है, तो वहां पे उसने हिट किया था, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल, ऑटो पार्ट्स, टायर्स, फुटवेयर एंड कॉफी। अब इसके साथ अब देखते हैं भाई साहब कि अब आखिर में यूरोप साइन करने में यूरोप का क्या एडवांटेज है, यूरोप को क्या चीजें मिलने वाली हैं जो यूरोप इसको साइन करने में इतना इंटरेस्टेड है, यूरोप को क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा। यूरोप से आती हैं मोस्टली गाड़ियां, महंगी महंगी गाड़ियां, है ना, बहुत सारी जर्मनी मेड गाड़ियां बहुत पॉपुलर होती हैं, बीएमडब्ल्यू हो गया, ये सब यूरोप से ही बन के आती हैं। अब यूरोप की गाड़ियां जो आती हैं उन पे लगी हुई थी अभी तक एक कैप, कि भाई साहब इससे ज्यादा आप गाड़ियां हमारे यहाँ आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते हो बाहर से यहाँ पे, है ना। अभी भी कैप है, बट उस कैप को लगभग 6 गुना कर दिया गया है, या 8-6 गुना कर दिया गया है ना। अब यूरोप में अभी तक क्या लगता था भाई साहब, जो यहाँ पे गाड़ियां आती थी लगभग 80 से 110% तक का टैरिफ उस पर लगता था, और यानी कि कोई गाड़ी जो 10 लाख की वहां से यहाँ भेजी जा रही है उस पे टैक्स लग जाता है, और वो गाड़ी 20 लाख की हो जाती है। तो अगर तुम अभी कमाना स्टार्ट नहीं कर रहे हो और यहाँ से जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और धीरे धीरे करोगे, तो हो सकता है जब तुम कमाने पहुंचो जहां पर, तब तक गाड़ियां बहुत सस्ती हों और तुम यूरोप की गाड़ियां खरीद पाओ। हालांकि क्योंकि एक कैप लगाई गई है कि इससे ज्यादा आप नहीं भेज सकते हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। उसके बाद अब ये कितना कम कर दिया जाएगा, लगभग 10% कर दिया जाएगा। दे विल बी फुल्ली अबॉलिश फॉर कार पार्ट्स आफ्टर 5 to 10 years। Tariffs ranging up to 44% on machinery, 22% on chemicals, and 11% on pharmaceutical will also be mostly eliminated. The word here to remember is mostly, that it will be mostly eliminated, not all of them। अब यहाँ पे भी एक बात याद रखने वाली चीज ये है कि भाई साहब, हाँ ये रहा, अब यूरोप और क्या क्या गेन करेगा, सीधी बात है कि वाइन यूरोप से आती है ना। अब अगर जो जो मुस्कुराया यहाँ पे भाई, देख लो अपना अपना, कुछ लोग जरूर मुस्कुरा दिए होंगे यहाँ पे। वाइन जो 150% टैक्स लगता था, यानी कि जो 500 रुपए की वाइन आ रही है वो पहुंच जा रही है भाई साहब कितना, 100% लगा दो 1,000, उसके बाद भाई 50 उस पर भी, और मतलब 1500 रुपए की बिक रही है ना, 1250 रुपए की। तो अब वो कम हो गई, कितने पे आएगी, 20% पे आएगी, समझ लो, तो यानी 600-700 रुपए में मिल जाएगी आराम से ओवर। ऑलिव ऑयल जो 45% लगता था उस पर 0% हो जाएगा इन 5 ईयर। अब ये भी याद रखने वाली चीज है कि वाइन इमीडिएटली नहीं हो जाएगा कि 150% है, अब कल दुकान पे जाओ खरीदने के लिए और कह दो कि नहीं सर मुझे तो चाहिए, मुझे ये देखिए मेरे पास कागज है कि अब तो 20% टैक्स हो गया है, आप अभी भी 150% ले रहे हो, ऐसा नहीं होगा, है ना। अभी तो जब 2027 में ये लागू होना स्टार्ट होगा तो इमीडिएटली 75% हो जाएगा, बट लेकिन फिर ग्रेजुअली धीरे 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 करते हुए, बिना मार्केट को बहुत गंदे तरीके से डिस्टर्ब किए बिना, उसको धीरे धीरे 20% पे ले आया जाएगा। अब ऑलिव ऑयल जो 45% है वो 0% हो जाएगा इन 5 ईयर्स, यानी कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा इसको, और एक स्टेप वाइज मैनर में धीरे धीरे इसको हटा दिया जाएगा। फिर प्रोसेस्ड फूड जो आता है, जैसे ब्रेड हो गया और चीजें हो गई, ये टैरिफ अप टू 50% इन पे लगता है, ये भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद मीनिंग, दिस इज द डीपेस्ट फार्म सेक्टर ओपनिंग इन इंडिया। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि भाई साहब फार्म सेक्टर ओपनिंग इंडिया नहीं अलाउ करता है ना। इंडिया को क्या होता है कि हमें अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है, वरना फार्मर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, नहीं भी करेंगे फिर भी प्रोटेक्ट करना ही होता है ना, बहुत पहले से प्रोटेक्शन इतनी ही रहती है। इंडिया इज वेरी रिजिड, इंडिया कुछ भी हो जाए अपने फार्मर्स को एक्सपोज नहीं करना चाहता है वर्ल्ड के सामने, है ना। अब ये किस लिए कहा जा रहा है कि इतना कभी भी किसी को किसी भी पार्टनरशिप में इंडिया ने कभी इतना डीपेस्ट वो नहीं दिया कि हाँ आप ये सब चीजें खाने पीने की भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, है ना, ब्रेड वगैरह जो भी है। अब एक्सप्लेन्स व्हाई ईयू फार्मर्स आर सेलिब्रेटिंग। भाई जाहिर सी बात है, अगर फार्मर सेक्टर इतना बड़ा, भाई लगभग 1.5 बिलियन के पॉपुलेशन में अगर आपको खाना एक्सपोर्ट करने का मौका मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स ईयू के जो फार्मर है, यूरोपियन यूनियन के जो फार्मर्स है, वो लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, बहुत खुश हैं, है ना। अब द बिगेस्ट शिफ्ट्स बियॉन्ड कार्स आर लाइकली टू कम इन गुड्स ट्रेड। अब भाई कार तो ठीक है, कार तो कम हो गया,
लेकिन इसके साथ साथ जो इंडिया का गेन होगा, इंडिया का गेन ये होगा कि इंडिया भी तो चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है? इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, हमने भी देखा था। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है इंडिया, और फुटवेयर एक्सपोर्ट करता है, सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, इंडिया स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट करता है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अभी लास्ट के लगभग 10 साल, 10 या 20 साल में इंडिया के लगभग 6,000 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप पे इन्होंने बुला रखा था। समझ में आया? कितने? 6,000 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप पे इन्होंने बुला रखा था। भाई 6,000 एक लंबा होता है। अब 2024 का ये डेटा है कि इंडिया के 2024 का डेटा है कि इंडिया के लगभग 9 to 10 लाख लोग जो हैं वो यूरोप में रह के काम अपना कर रहे हैं ना। अब यूरोप का जब मैं जिक्र करता हूँ तो यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं छोटी छोटी, तो कई सारे जगह पे रह के तो ठीक ठाक नंबर है, ठीक है। उसमें भी लगभग कितने तो 1 लाख के आसपास तो वहां पे होल्डर भी है, ब्लू कार्ड होल्डर भी है, ठीक है। अब इंडिया टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स फेसेस अबाउट 10% ड्यूटीज इन द EU, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था इसको आने से। अब सर्विस ऑलरेडी फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद यूरोप with trade touching $83.1 billion. The FTA is expected to create clearer and more predictable movement rules for Indian professionals in IT engineering and कंसल्टिंग। यानी जाहिर सी बात है कि हम लोगों को क्या होगा कि हम लोगों को और आसानी से वहां का एक्सेस मिलेगा, कि हम लोग और आसानी जा भी, क्योंकि बहुत झंझट हो जाता है ना। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत इंडिया ने ये भी किया है कि भाई साहब हमारे जो लोग वहां जाके काम करना चाहते हैं, वहां पर जाके कमाना चाहते हैं, उनके लिए आप चीजें आसान करो, हमें प्रायोरिटी पे रखो। आप वैसे भी इंडियन प्रायोरिटी पे होता है इंजीनियर, बट यही होता है, ठीक है, कि हमें आप प्रायोरिटी पे रखो और इस तरह से काम होना चाहिए। स्टूडेंट वीजा, काम करने के लिए जो वहां पे वीजा मिलते हैं, इन सब चीजों में प्रायोरिटी मिलेगी और इंडिया आईटी सेक्टर और बूम करेगा वहां जाके काम करने से। जैसे कि जोहो जैसे लोग जो हैं, इन्फोसिस है, ये लोग वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इनके लिए चीजें और आसान होने वाली हैं, और उनके लिए भी जो वहां जाके पढ़ना चाहते हैं। अब इंडिया क्या गेन करेगा? इंडिया फूड एंड बिवरेज एक्सपोर्ट्स टू द EU वर्थ अबाउट $4.2 बिलियन इन 2024। फूड एंड बिवरेज एक्सपोर्ट कितना? $, कितना? 4.2 बिलियन। अब आर ग्रोइंग लेड बाय कॉफी, टी, स्पाइसेस, फिश एंड fruits, showing that while broad farm liberalization of the table, specific food and processed item follows could still expand। भाई जाहिर सी बात है कि कई चीजें तो रुकेंगी, लेकिन एक्सपैंड भी बहुत चीजें होने वाली हैं। अब इसमें सबसे बढ़िया बात क्या तुमको पता है कि अब इसमें एग्जाम ओरिएंटेड डेटा भी देखते हैं। आ जाओ, एग्जाम ओरिएंटेड डेटा में क्या क्या देख सकते हो, जो वहां पे तुम्हारे वनडे एग्जाम्स में कुछ फैक्ट्स होते हैं जो पूछ लेता है, या ये जो तुम मेंस लिख रहे हो या CAPF का पेपर 2 लिख रहे हो अगर, तो उसमें तुम इसको यूज कर सकते हो कि वाइन टैरिफ क्या है। 150% था, 75% हुआ, उसके बाद 20% हुआ। फिर ऑलिव ऑयल टैरिफ 45 से 0% इन 5 ईयर। फिर प्रोसेस्ड फूड अप टू 50% टैरिफ एलिमिनेटेड। फिर एक्सक्लूडेड सेक्टर कौन से हैं? बीफ, चिकन, राइस एंड शुगर। जैसा कि मैंने बताया, हालांकि इंडिया ने ओपन तो किया है अपना फार्म सेक्टर, है ना, लेकिन इतना भी ओपन नहीं किया है कि भाई एकदम ही बर्बाद कर दोगे, ठीक है। तो बीफ, चिकन, राइस एंड शुगर, इन सेक्टर्स में हम लोगों ने ओपनिंग नहीं रखी है कि भाई ये सब आप हमारे यहाँ पे अभी भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ सर्विसेज ओपन, फाइनेंशियल सर्विस, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट पे भी हम लोग जोर देने वाले हैं, इंप्रूवमेंट डालेंगे कि मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। फिर IP कवर्ड, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, प्लांट वेराइटीज, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सब चीजें भी हम लोग देखने वाले हैं। और GI एग्रीमेंट भी होने वाला है, अंडर नेगोशिएशन है अभी, ये भी इसका सेपरेट पैक्ट होगा। GI यानी कि जो कि एक कहां से ओरिजिन हुआ है किसी प्रोडक्ट का, इसके अराउंड चीजें होने वाली हैं कि इसको मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा ज्यादा रफ्तार में बोल रहा हूं तो कमेंट में बता देना, तुम लोग 2x मुझे सुन नहीं पाओगे, है ना। 2x करोगे तो 4x लगेगा, मैं वैसे ही तेज बोलता हूँ, स्पीड में बोलता हूँ, थोड़ा कोशिश करूंगा धीमे बोलूं। अब यूनाइटेड स्टेट की अगर बात करा जाए तो जाहिर सी बात है हम लोग 18% लगभग वहां पे शेयर करते हैं। फिर UAE 8.6%, नीदरलैंड 5.6%। इसमें बहुत सारी जो छोटी छोटी संख्या है, जैसे 2.4% फ्रॉम जर्मनी, इटली से 1.9% है, यूनाइटेड किंगडम से 3.3% है, उसके बाद नीदरलैंड से 5.6% है। यहाँ पे तुमको बहुत सारी कंट्रीज मिलेंगी, जैसे ये फ्रांस हो गया 1.8% है। इन लोगों से हमारे पैक्स चल रहे हैं, स्पेन हो गया। अब ये जो छोटे छोटे कंट्रीज है ना, ये मिलके काफी ज्यादा एक वो बड़ा बना लेते हैं ना, कि 2% 4% मिलकर ये भी अमेरिका के आसपास ही पहुंच जाते हैं ट्रेड के मामले में इंडिया से, कि कितना परसेंटेज कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया का। ओके, अब आ जाओ हम लोग देखते हैं, 1 मिनट। हाँ हाँ, अब PYQ एक बार देख लेते हैं लास्ट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी CEPA विद इंडिया। ये किसने साइन किया था? ये UAE ने साइन किया था, ठीक है। आ जाओ, अभी देखते हैं ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एम्स टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलवेज एलिमिनेट्स ऑल टैरिफ। पहली बात, दो रेड फ्लैग है इसमें, याद रखना। एलिमिनेशन ऐसे होती है, सबसे पहले ये ऑलवेज दिए रखा है, उसके बाद एलिमिनेट्स
ऑल, यानी दो दो रेड फ्लैग हैं इसमें, है ना। क्या है ये रेड फ्लैग है एक एक जो स्टेटमेंट में। तो ये स्टेटमेंट पक्का गलत है भाई, हमेशा ही और सारे ही तो गलत है, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू ये है लगभग, ये सीएपीएफ का क्वेश्चन है, ये तो मुझे पता है, ये लगभग 2020 में आया था। तो इसके बाद एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो भाई, या सीएपीएफ पेपर 2 का भी, कि व्हाट आर द रीसेंट ट्रेड एग्रीमेंट साइंड बाय इंडिया, हाउ विल इट इफेक्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन लिख लेना। अगर मेरा नंबर कहीं से मिल जाए तो लिख के भेजोगे तो मैं तुम्हें चेक करके दे दूंगा। ओके, चलो अभी यहाँ पे ये एंड होता है सेशन। आई होप कि सब कुछ समझ में आए होंगे चीजें। हम लोग का जो एक नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो होने वाला है अराउंड यूजीसी। मैं हो सकता है आज उसका वीडियो पोस्ट कर दूं तुम्हारे पास, तो उसको भी देख लेना बढ़िया से। तो चलो फिर चलते हैं, मेरा नाम यशराज शिव है, नमस्कार आप सभी को, बाय बाय।